Good evening, student. Welcome back to e-lecture of Public Administration. I am Dr. Reena Srivastava, Associate Professor, Department of Public Administration, Government College, Surrey. Today I am taking your class of leadership. लीडरशिप पर बच्चों हमने चर्चा की थी. लीडरशिप क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप और फीचर्स ऑफ लीडरशिप पर हम चर्चा कर चुके हैं. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीडरशिप. नेता और नेतृत्व क्या है. किसी भी संगठन में को हम अगर संतुलित स्वरूप देते हैं, उसके उद्देश्यों की कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की स्थिति को सुनिश्चित करना चाहते हैं, कर्मचारियों से सहयोग लेना चाहते हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिवनेस का जो लेवल है वो अगर हम ऊंचा रखना चाहते हैं तो एक अच्छे नेतृत्व से बढ़कर अन्य कोई विकल्प नहीं है. घर, परिवार, कॉलेज, गवर्नमेंट, इनके संचालन से लेकर युद्ध लड़ने तक नेतृत्व का महत्व अपने आप में स्वयं सिद्ध है. औपचारिक रूप से राष्ट्र की मुख्य कार्यपालिका, जैसे भारत में प्रधानमंत्री, राज्यों में चीफ मिनिस्टर, जिले में कलेक्टर, कॉलेज में प्रिंसिपल, अपने अपने स्तर पर नेता है. एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि भारत में जो नेता की हम बात करते हैं, कहते हैं ना बहुत नेता बना फिरता है, यानी नेता को एक बुराई के रूप में देखा गया है. नेता शब्द सफ़ेद कपड़े पहने भ्रष्ट तथा नकारा व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होने लग गया है, जबकि नेता का आशय उस व्यक्ति से है जो किसी समूह को मार्गदर्शन, प्रेरणा प्रदान करता है, जिससे कि समान हितों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके. नेतृत्व की उपयोगिता को हम दो दृष्टिकोण से समझ सकते हैं. नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम यह मान सकते हैं कि नेतृत्व के द्वारा संगठन में अनुशासनहीनता, संघर्ष, सहयोग, बिखराव, समस्या, कोऑर्डिनेशन की समस्या, इन सब चीज़ों से हम मुक्त कर सकते हैं. और सकारात्मक दृष्टिकोण से यानी पॉजिटिव उसमें देखें तो नेतृत्व के द्वारा अगर अच्छा लीडरशिप है तो उसके द्वारा संगठन में सहयोग, नियंत्रण, समन्वय, संचार, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. संगठन में नेता की स्थिति को हम एक दो चीज़ों से और समझ सकते हैं. संगठन में नेता की स्थिति वैसी ही होती है जैसे कि मनुष्य के हाथ में अंगूठे की स्थिति. अंगूठा अर्थात हाथ नामक संगठन का नेता और उंगलियां क्या है, अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट. वह सभी से सीधा संपर्क कर सकता है. हम अंगूठे को सारी उंगलियों के साथ जोड़ सकते हैं और सामूहिक रूप से जब मुट्ठी बंद करते हैं तो एक सशक्त मतलब एक कह सकते हैं कॉन्फिडेंट, सशक्त स्थिति सिद्ध होती है. विजय का सेहरा हमेशा नेता के सिर पर होता है और बाहर से वह अनुयायियों को संरक्षण भी देता है. दूसरी स्थिति की गणना हम शून्य से ले सकते हैं, शून्य की संख्या से. गणित में शून्य की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती. लेकिन जब वह एक से जुड़ जाता है, इसमें आगे और शून्य को जोड़ देते हैं, दूसरी ओर किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर शून्य हो जाता है. अर्थात संगठन में आगे रहकर नेता चमत्कारिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता है.
जबकि नेता एवं समूह का संघर्ष सभी कुछ नष्ट भी कर सकता है। हम बात कर रहे थे प्रकार की। नौकरशाही प्रकार का नेतृत्व। नौकरशाही का मतलब एक जो है क्या कहते हैं हम, ब्यूरोक्रेटिक, जो वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखता है। प्रशासनिक संगठनों में विशेष रूप से विकासशील देशों की हम बात करें, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्री में बहुत कुछ चेंज होता है, ये हम थर्ड ईयर में पढ़ेंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। लेकिन हम जब डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सरकारी तंत्र में इस तरह का नेतृत्व पाया जाता है। नेता अपनी निर्धारित संगठनात्मक पद स्थिति की भूमिका निभाता है, औपचारिक व्यवहार करता है तथा व्यक्तिगत नेता का रूप धारण किए रहता है। कानून, नियम, प्रक्रियाओं से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार के नेता जो डेली के कार्य होते हैं उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखते हैं और अधीनस्थों को कार्य पर लगाए रखते हैं। कानून, नियम, प्रक्रिया से जुड़ा रह कर के कार्य करता है और अपने जो वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं उनकी तो खुशामद करता है और अधीनस्थों की उपेक्षा करता है। स्पष्ट अधीनस्थ ऐसे नेता से कानूनन रूप से जुड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्य नहीं करेंगे तो वो संगठन में आगे नहीं बढ़ सकते। अन्यथा अधीनस्थों में नेता के प्रति अवज्ञा एवं उदासीनता का भाव दिखाई देगा। दूसरी है अधिनायकवादी। यह दंड या दबाव के बल पर लक्ष्य प्राप्ति में विश्वास रखते हैं। तीसरी बात, मतलब दंड देने में अधिनायक, तानाशाही प्रकार का नेतृत्व। तीसरा कूटनीतिक। कूटनीति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का नेतृत्व प्राय विदेश विभागों में हम देख सकते हैं। डिप्लोमेट जैसा हो जाता है। एक परिभाषा दी जाती है कूटनीतिक की, या अवसरवादी और शोषणवादी प्रकार का नेता होता है। विदेश मंत्रालय, प्रतिनिधि मंडल में इनकी ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन ये विकास प्रशासन को सर्वथा प्रतिकूल माने जाते हैं। जनता से जुड़ना इनसे पसंद नहीं होता और अधीनस्थों पर ये विश्वास नहीं करते। तो कूटनीतिक की बात मैं कर रही थी। कूटनीति की परिभाषा दी जाती है कि जब एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक कहता है हाँ, तो उसका मतलब होता है शायद। अगर वह कहता है शायद, तो इसका अर्थ होता है नहीं। और यदि वह कूटनीतिक है तो वह अपने मुंह से नहीं कभी नहीं कहेगा। मतलब कि कूटनीतिक शैली में नेतृत्व का जो विकास होता है वो अधीनस्थों में विश्वास नहीं करता है, अवसरवादी होता है, शोषणकर्ता माना जाता है उसको। विशेषज्ञ नेतृत्व, यह अपने ज्ञान के आधार पर अधीनस्थों का विश्वास पात्र होता है, लेकिन अपने ज्ञान तक सीमित दृष्टिकोण रखता है। बढ़ते विशेषीकरण ने इसके महत्व को प्रशासन में बढ़ाया है। अधीनस्थों से सहयोग करने वाला और अधीनस्थों में लोकप्रिय विशेषज्ञ नेता जब परिवर्तन की बात करता है तो जो अधीनस्थ हैं वो उसका साथ नहीं देते। आजकल ये इस प्रकार का नेतृत्व चल रहा है। विशेषज्ञ और तकनीकी क्षेत्रों के जानकार व्यक्ति जब नेता की स्थिति में आते हैं तो वे अपने विशिष्ट क्षेत्र के संबंध में सीखते और कार्य करते हैं। नेता तथा नेतृत्व के एक अन्य प्रकार है सहभागी, पार्टिसिपेटिव। इसे अधीनस्थों के साथ संबंध बनाना अच्छा लगता है, वो उनके साथ मिलकर के कार्य करना पसंद करता है। लोकतांत्रिक नेतृत्व की शैली, पार्टिसिपेटिव को ही कहा जाता है लोकतांत्रिक नेतृत्व। इस प्रकार के नेतृत्व में संगठन के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के क्रम में अधीनस्थों का पर्याप्त सहयोग लिया जाता है। निर्णय करने में नेता तथा अधीनस्थ मिलकर भूमिका निभाते हैं। नेता अंतिम निर्णय नहीं करता बल्कि विकल्प सुझाता है, ऑप्शंस देता है और उसके आधार पर समूह के साथ निर्णय लिए जाते हैं। समूह के सदस्यों की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेता यह विश्वास करता है कि अधीनस्थों में क्षमताएं और योग्यताएं हैं।
सभी का आदर होता है और तनाव और संघर्ष नहीं होता, जिससे संगठन में जो है एक पारदर्शिता रहती है। एक और प्रकार है लेसिस-फेयर, अहस्तक्षेपवादी नेतृत्व। नाम से स्पष्ट है, नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। निर्णय लेने में नेता की सहभागिता बहुत कम होती है। अधीनस्थ अपनी ही प्रेरणा से कार्य करते हैं, उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई होती है। संगठन का कार्यकरण एकीकृत नहीं रहता। इस नेता में स्वयं समूह के एक सदस्य जैसी ही भूमिका वह नेता निभाता है, नेता जैसी नहीं। इसमें अराजकता, अव्यवस्था, निराशा और अनुशासनहीनता का जन्म होता है। तो ये तो हमने बात की नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्व के शैली के। अब हम बात करते हैं नेता के क्या गुण होते हैं, नेता के क्या कार्य होते हैं। नेता के 8 कार्य हिक्स तथा बुलेट ने बताए। निर्णय लेना, सुझाव देना, उद्देश्य सामने रखना, उत्प्रेरक का कार्य करना, सुरक्षा प्रदान करना, प्रतिनिधित्व प्रदान करना, अभिप्रेरणा प्रदान करना, प्रशंसा करना। मैकफार्लैंड ने नेता के 7 कार्य बताए। समूह के लक्ष्यों का निर्धारण करना, योजना बनाना, नीति कार्यविधि का निर्धारण, अधीनस्थों का मार्गदर्शन करना, कुशल कार्मिकों का समूह बनाना, उन्हें संरक्षण देना, अधीनस्थों के व्यवहार का उनकी उपलब्धियों के संदर्भ में मूल्यांकन करना, अनुयायियों के लिए एक आदर्श प्रदान करना। ये बहुत सारे कार्य अलग अलग विचारकों ने बताए। नॉर्मन ने कहा क्रियाओं का सूत्रपात करना, आदेश देना, कुछ कुल मिलाकर के जो अर्थ हैं उनके वो एक समान ही प्रतीत होते हैं। हम बात करेंगे जो इसमें हमने नहीं की है कि नेता में गुण क्या होने चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इन सारे कार्यों को देख करके क्या समझ में आता है, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए, जीवन शक्ति होनी चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, लोगों में विश्वास पैदा करने की, प्रोत्साहित करने की क्षमता होनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कार्य करने की इच्छा होनी चाहिए, दूसरे लोगों में उसकी रुचि हो, ईमानदारी हो, हिम्मत पैदा कर सकता हो, भावनात्मक स्थायित्व हो, मानव संबंधों का ज्ञान हो, संचार का कौशल हो, शिक्षा देने की योग्यता हो, कानूनी दक्षता होनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक गुण होने चाहिए। एक और चीज़ बच्चों हम बात करते हैं कि नेतृत्वकर्ता में नैसर्गिक, असाधारण मानसिक क्षमताएं होनी चाहिए। भारत में जो हम नेताओं को देखते हैं वो स्वास्थ्य के प्रति कुछ ज़्यादा ही लापरवाह दिखाई देते हैं। एक मोटी शारीरिक काया, तोंद निकली हुई, स्फूर्ति की हम जिनसे अपेक्षा नहीं करते। अतः अच्छे नेता के लिए नेता का स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होना आवश्यक है। शीर्ष पर विद्यमान व्यक्ति की सोच स्पष्ट और दृढ़ होनी चाहिए। उलझन में जीने वाला, ढुलमुल नीति वाला, इस तरह का नेता नहीं होना चाहिए। तुरंत और स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, साहस होना चाहिए, स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, अधीनस्थों की क्षमताओं में विश्वास होना चाहिए। ये बहुत सारे गुण नेता के संबंध में हम देख सकते हैं। तो ये आज हमने जो चर्चा की वो थी नेतृत्व के संदर्भ में। आप इस संबंध में कुछ बुक्स भी बात मैं करूँगी आप लोगों से। अगर आप किताबें खरीदते हैं तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत लोक प्रशासन के तत्व के में BL पड़िया की किताब है, इंग्लिश में CP भामरे की किताब है। लोक प्रशासन के तत्व के संदर्भ में बहुत सारी किताबें हैं। सुरेंद्र कटारिया की हम बात करें तो ये किताबें जो आपको सिलेबस को कवर करती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम given to me.